धन्यवाद। आज जैसा कि आपको सभी को पता है, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन अपने नेशनल वेबिनार का 68th वर्जन लेकर आ रहे हैं हम लोग। और आज के हमारे जो वक्ता हैं डॉक्टर के दीक्षित, एक अच्छा सा सब्जेक्ट हमने आज चुना है, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया एंड रोल ऑफ प्री कंसेप्ट एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, PCPNDT एक्ट 1994। इतने अच्छे विषय के साथ आज डॉक्टर साहब हमसे जुड़ने जा रहे हैं। एक संक्षिप्त सा परिचय आज हमारे आईटी टीम के हेड भूपेश जी भार्गव उनका कराएंगे आज के वेबिनार में। जी भूपेश जी, ओवर टू यू। अनम्यूट कीजिए भूपेश जी, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं जी। सभी नमस्कार। आज हमारे बीच में एक बहुत ही अच्छा वरिष्ठ समाज सेवी ग्वालियर से हैं डॉक्टर के दीक्षित जी। आप हमारे फाउंडर एवं लीगल सेल के हेड हैं चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन में। PCPNDT में मध्य प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश सरकार से आप 50,000 रुपए का पुरस्कार 2016 में पाने वाले पहले व्यक्ति रहे हैं। आमिर खान का सीरियल जो कि सत्यमेव जयते है, उनकी वेबसाइट पर उनका पहला इंटरव्यू कन्या भ्रूण हत्या पर रोकने के लिए उनकी प्रयास की सराहना की है। आप अभी डायरेक्टर भी हैं एक्सफोर्ड कॉलेज ग्वालियर के, दीनदयाल नगर सेवा समिति में अध्यक्ष भी हैं, संरक्षक हैं बेटी रक्षा ग्वालियर मंच, और बाल कल्याण समिति के आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। और आपका मल्टीनेशनल फार्मेसी कंपनी में 30 वर्षों का मैनेजर अनुभव रहा है। तो अब हम आगे भाई साहब से अनुरोध करेंगे कि आगे अपना आगे करें। आज के सब्जेक्ट पर आप अपने विचार रखिए डॉक्टर दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आदरणीय भूपेश जी, आदरणीय अनिल जी, मेरा संक्षिप्त परिचय देने के लिए। आज के ये नेशनल वेबिनार 68 में हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी, सतत क्रियाशील रहने वाले, नए नए आइडियाज को लेकर आने वाले, नए नए हमारे सम्मानीय वक्ताओं को, विषय विशेषज्ञों को जोड़ने वाले, ऐसे हमारे आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर जी जो CCF इंडिया के सचिव भी हैं और सतत कुछ नया करने में, कुछ नए प्रयोग करने में हमेशा उनका विशेष योगदान रहता है CCF इंडिया के लिए। मैं सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप सभी के जुड़ने से ही कार्यक्रम की शुरुआत होती है और जब तक आप सभी लोग जुड़े रहते हैं तब तक कार्यक्रम जो है वो प्रभावी रहता है। आप लोगों के कार्यक्रम से डीलिंक होते ही प्रभाव जो है धीरे धीरे कम होता चला जाता है। जिस तरह से सूर्य का उदय होता है और शाम को सूर्य का अस्त हो जाता है, उसी तरह से हमारे लिए आप सभी सम्मानी जन सूर्य का कार्य करते हैं। जब तक आप लोग हमारे सामने स्क्रीन पर हैं, हम सभी को, CCF इंडिया को ऊर्जा मिलती है और वो प्रयास करते हैं कि आपके सामने हर सप्ताह कुछ बेहतर टॉपिक लेकर आपके बीच में आया जाए। जैसा कि आदरणीय अनिल गौर जी जो हमारे IT सेल के हेड भी हैं, उन्होंने अपने इंट्रोडक्टरी में बताया कि आज का विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्यतः हम सभी समाज सेवी हैं और जब समाज सेवा की बात करते हैं तो डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो ये एक बहुत बड़ा इशू है जो ग्लोबल इशू है। और हमारे देश में भी ये स्थिति में, जिस स्थिति में अभी ये है, वर्तमान में एकदम कह पाना संभव नहीं है क्योंकि सेंसस अभी ड्यू है। लेकिन हम बात करेंगे तो आधार हमारा रहेगा सेंसस 2011 का। हम उन आंकड़ों को लेकर ही चर्चा करेंगे और जो भी चर्चा हमारी रहेगी उसमें मेरा प्रयास रहेगा कि संक्षिप्त में मैं कोशिश करता हूं कि ये सेक्स रेशो क्या है उस पर मैं चर्चा करूंगा और उसके बाद बात करेंगे PCPNDT एक्ट 1994 का। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा प्रयास रहेगा कि मुझे जितना भी ज्ञान है मैं आप सभी के सामने ससम्मान प्रस्तुत करूं।
अगर मेरी बात से अगर आप कहीं सहमत ना हो तो वो आपका अधिकार है, और मुझे उम्मीद है कि मेरे विचारों को जहाँ तक आपको सटीक लगेगा वहाँ तक स्वीकार कीजिएगा, लेकिन जहाँ सटीक ना लगे तो उस विचार को स्वीकार तो ना कीजिएगा, लेकिन उसके आगे सकारात्मक कार्य आप क्या कर सकते हैं उस विचार को जरूर स्वीकार कीजिएगा। सिर्फ चर्चा परिचर्चा आज रविवार के दिन होकर ही न रह जाए, क्योंकि ये सेमिनार शुरू होगा, इसका अंत भी होगा, लेकिन सीसीएफ इंडिया का ये प्रयास है कि ये जो वेबिनार है ये इसका प्रभाव आगे आने वाले समय में हमें देखने को मिले, और ये पूरे भारतवर्ष में देखने को मिले, क्योंकि हमारे साथ 20 राज्यों से हमारे सम्मानित सदस्य जुड़ते हैं, तो हर राज्य में अलग अलग स्थिति है। हम अभी कलेक्टिवली नेशनल की बात करेंगे, और फिर आप अपने राज्य की स्थिति को समझते हुए अपने विचारों में मंथन करें, और जब जैसा कि अनिल जी ने कहा है कि जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तब हम इस पर विचार विमर्श भी करेंगे, और अगर आपके पास कुछ उसमें ऐड करने के लिए है तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। सेक्स रेशो से हम क्या समझते हैं? हमारे साथ विषय विशेषज्ञ भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए पीसीपीएनडीटी एक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। तो वो अपने एंगल से भी समझेंगे, वो मेडिकल साइंस के एंगल से भी समझेंगे। हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं वो सामाजिक एंगल से समझेंगे, और जो हमारे साथ अगर प्रशासनिक अधिकारी जुड़े हुए हैं तो वो प्रशासनिक एंगल से समझेंगे, क्योंकि ये एक्ट ऐसा एक्ट है जिसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी समाज सेवियों को दी है। ये एक्ट उम्मीद करता है कि हमारे देश के समाज सेवी आगे आएं और सेक्स रेशो जो गिर रहा है उसमें उसको रोकने में अपना योगदान दें। इसलिए सभी का सकारात्मक जो दृष्टिकोण है इस एक्ट के पालन में और इस सामाजिक समस्या को दूर करने में हर व्यक्ति की सहभागिता की आवश्यकता है। तो सेक्स रेशो हम सभी जानते हैं, सेक्स रेशो क्या है कि जब 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां जन्म लेती हैं, 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां जन्म लेती हैं, तो ये जन्म के समय सेक्स रेशो कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो, शॉर्ट में CSR यूज करते हैं। फिर इसके बाद आता है कि जब बालक या बालिका 0 से 6 इयर्स के हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड सेक्स रेशो। चाइल्ड सेक्स रेशो से तात्पर्य है कि जब बच्चे 0 से लेकर 6 साल तक के हो जाते हैं उनकी संख्या कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां बची हैं, तो उससे हम तुलना करते हैं। इसमें ये 6 वर्ष का समय इसलिए लिया गया है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कुदरत की देन है, जेनेटिकली प्रूवन है कि जन्म के समय लड़कों की जो इम्यूनिटी है लड़कियों की तुलना में कम होती है, और ये कुदरती है। तो 6 साल तक आते आते लड़कों की संख्या कम हो जाती है और लड़कियां स्टेबल होती हैं। वो जेनेटिकली फाइटर होती हैं लड़कियां, तो वो सरवाइव करती हैं, जबकि लड़के जिनको हमारे देश में विशेष दर्जा प्राप्त है फिर भी प्राकृतिक रूप से वो कमजोर होते हैं, जेनेटिकली वो कमजोर होते हैं तुलनात्मक। तो इसको हम चाइल्ड सेक्स रेशो बोलते हैं। और फिर आता है सेक्स रेशो, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं उसको हम सेक्स रेशो कहते हैं। तो सामान्यतः जो बातचीत होती है वो सेक्स रेशो पर होती है, लेकिन अगर हम किसी समस्या का सामाजिक रूप से मूल्यांकन करना चाहते हैं और उस पर अगर हम गहरा अध्ययन और पकड़ करना चाहते हैं तो हमें ये सेक्स रेशो एट बर्थ एंड चाइल्ड सेक्स रेशो को विशेष रूप से समझना चाहिए। किसी भी देश की, किसी भी राज्य की, किसी भी जिले की बच्चों के प्रति समाज की कैसी मानसिकता है ये हमें चाइल्ड सेक्स रेशो से समझ में आती है कि हमारा समाज लड़कों को प्राथमिकता दे रहा है या लड़कियों को प्राथमिकता दे रहा है, ये हमें चाइल्ड सेक्स रेशो से समझ में आता है।
और उससे भी ज़्यादा अगर समझ में आता है तो सेक्स रेशो एट बर्थ पर एकदम क्लियर समझ में आ जाता है कि 1000 लड़के जिस दिन जब जन्म ले रहे हैं तो उस पर कितनी लड़कियां जन्म ले रहे हैं। अब हमारे देश का जो स्थिति है, अगर हम बात करें CSR की, चाइल्ड सेक्स रेशो की, तो आंकड़े जो हमारे पास देश में उपलब्ध हैं वो सेंसस बेस्ड रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि हर 10 साल में जनगणना होती है। दुर्भाग्यवश 2011 के बाद 2021 में जनगणना ड्यू है, लेकिन कोरोना काल के कारण वो नहीं हो पाई है। अभी शायद वो प्रक्रियाशील हो रही है। तो हमें ऑथेंटिक जो डाटाज मिलते हैं वो सेंसस के द्वारा मिलते हैं। बाकी अन्य स्रोत भी हैं जिनके द्वारा भी इन डाटाओं को एकत्रित किया जाता है, जिसमें एक स्रोत जो है, एक सोर्स जो है, जिसको हम HIMS बोलते हैं, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, उसके द्वारा भी हमें जानकारियां प्राप्त होती हैं। लेकिन ऑथेंटिक जो हमारे देश में माना जाता है और विश्व में माना जाता है उसको हम सेंसस को ही कोट करते हैं। तो हम बात करते हैं कि हमारे देश में लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कुछ हमारे यहाँ के ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है। तो जो जिस राज्य से होगा वो उसी तरह के उसके विचार आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो राज्य हैं, जिस राज्य से मैं बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश से, तो वहाँ पर निश्चित ही बालकों को प्राथमिकता दी जाती है, यानी लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है लड़कियों की तुलना में। तो चर्चा की शुरुआत हम करते हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशो 1967 में भारत में कितना था, 1961 में भारत में कितना था, क्योंकि जनगणना हमारी 1961, 71, 81 इस तरह से चलती हुई आ रही है, और अभी 2021 की जनगणना वो ड्यू है। तो अगर हम बात करें कि भारत में 1961 में जो चाइल्ड सेक्स रेशो था 1000 लड़कों पर, हमारे यहाँ देश में 976 लड़कियां थी। हम सब सुनते आ रहे हैं कि हमारे यहाँ लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, हम देखते भी आ रहे हैं, समझ भी रहे हैं। और हमने बहुत सारी ये भी प्रथाएं सुनी हैं कि पहले जब बच्ची जन्म लेती थी तो बहुत मातम सा मनाया जाता था और उसको मारने का पूरे प्रयास किए जाते थे, और कुछ सो कॉल्ड एक्सपर्ट सोसाइटी के बुलाए जाते थे, वो उनके मुंह में कहीं तम्बाकू रख देते थे, कहीं छत पर खटिया पर रख देते थे, सर्दी में रख देते थे, वगैरह 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 वगैरह। उसके कारण से भी हमारे देश में लड़कियों की संख्या जो है कम हो रही थी, और ये कुरीति पूरे विश्व में विख्यात थी। हम इस भावनाओं से शुरू करते हैं कि 1961 में जब ये था तो अभी वर्तमान में कितना होना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम कितने सभ्य हो गए हैं, हम कितने डेवलप्ड हो गए हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया है, और क्या क्या नई चीज है। हम जहां जाना चाहते थे, हम चांद सितारे मंगल वगैरह वगैरह सब जगह हो आए हैं। लेकिन हमारी सोच में जब बात आती है लड़के और लड़की में, तो हमारा वर्तमान का स्तर क्या कहता है। किसी देश की सांस्कृतिक धरोहर अगर है तो उस देश के बच्चे हैं, और उस देश के बच्चों के अगर हम सेक्स रेशो की जानकारी ले लें तो हमें ये पता चल जाता है कि उस देश की संस्कृति कितनी कितनी शक्तिशाली है, कितनी मजबूत है, कितनी सुसंस्कृत है। तो मैंने आपको एक थोड़ा सा क्वेश्चन दिया है, तो उस समय 976 थी, अब कितना होना चाहिए। तो हमारे सामने प्रश्न आता है कि हमारे यहाँ प्राथमिकता है लड़के की लड़कियों की तुलना में, क्योंकि हमारी सामाजिक सोच ये कहती है कि जो पुरुष, जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है, और जब मृत्यु होती है तो अगर हमारा अंतिम संस्कार हमारा पुत्र करेगा तो निश्चित हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर मृत्यु होगी तो फिर कर्मकांड भी होंगे, कर्मकांड होंगे। तो अगर हमारा पुत्र कर्मकांड करेगा, श्राद्ध के कर्मकांड करेगा, तो भी हमें स्वर्ग की प्राप्त होगी। फिर हमारे यहाँ ऐसा भी माना जाता है कि अगर संपत्ति है तो संपत्ति का बंटवारा होगा,
तो उसका वारिस जो होगा, उत्तराधिकारी होगा, अगर पुरुष होगा यानी बेटा होगा, तो उत्तराधिकार में हमारे वंश का भी नाम चलेगा। अगर पुत्री है तो उत्तराधिकारी तो हो जाएगी, धन दौलत भी मिल जाएगी, लेकिन हमारा शायद वंश का नाम ना चले। तो पुत्र जो है वो बहुत प्रिविलेज है हमारी सोसाइटी में। पुत्र जो है वो सम्मान की बात है। बहुत सी माताओं को इस बात के लिए ताने सुनाए जाते हैं, या बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती है, तो भी उन्हें ताने सुनने पड़ते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि ऐन कैन प्रकरण भी आप पुत्र को जन्म दें। हमारी सामाजिक ताना बाना इस तरह का है। पुत्र की लालसा 2021 में भी उतनी ही है जो हम अभी आंकड़ों से देखेंगे, जो हमने 1961 में देखी थी। अभी वर्तमान में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि 2001 में अगर हम चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें तो भारत में 927, 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां थी 2001 में। पहले मैंने बात की 1961 में, तब 976 थी, गिरकर आ गई 927। और जब हम बात करते हैं 2011 की तो वो गिरकर आ गई 918। 1000 लड़कियों पर 918 लड़कियां। अब आप समझ सकते हैं कि ये आंकड़े जब हम 1000 पर बात कर रहे हैं तब ये छोटे से आंकड़े दिख रहे हैं, 1000 पर 918, लेकिन जब हम इनमें करोड़ों में बात करेंगे तो हमें ये आंकड़ा बहुत बड़ा नजर आएगा। और जब ये आंकड़ा बड़ा नजर आएगा तो हमें इसके होने वाले परिणामों का आभास कुछ गंभीरता से होने लगेगा। मुझे याद है जब आमिर खान साहब का शो आ रहा था सत्यमेव जयते, उसमें हरियाणा के एक गांव के ऐसे युवा भी थे जिनकी उम्र 30 से लेके 46 साल की हो गई थी, और उस गांव के युवाओं का विवाह नहीं हो पाया था। और उस गांव की पहचान उन युवाओं के कारण हुआ कि उनके वो विवाह योग्य लड़के जिनकी शादी नहीं हुई। तो उन युवाओं को जब मौका दिया गया शो में अपनी बात को रखने के लिए, तो उन्होंने बड़े कटाक्ष में और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि आमिर खान साहब, हमारी एक दरख्वास्त है कि हमें समाज में जो मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला, लेकिन आप फिल्मी दुनिया से हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा कप्तान आप हमें फिल्मी दुनिया से दिला दें। हम जिस एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं और हमारी शादी नहीं हुई है, तो आपके पास भी एक ऐसा शख्सियत है जो विश्वविख्यात है और हमारी एज ग्रुप का है, तो आप उनसे हमारी तरफ से निवेदन करें कि वो हमारे कप्तान बने। इशारों को आप समझ गए होंगे। वो अभी भी कुंवारे हैं, फिल्मी दुनिया के सितारे हैं और विश्वविख्यात हैं। ये तो मुस्कुराहट के साथ पीड़ा को बयान करने का तरीका है, क्योंकि स्थिति जब ऐसी होती है तो महिलाओं की कमी होना, बच्चियों की कमी होना कमोडिटी से तुलना नहीं की जा सकती। जब चीजों की, हमारे दैनिक उपयोग की चीजों की कमी होती है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, उसकी मांग में बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ बिल्कुल विपरीत होता है। जब महिलाओं की कमी होती है तो महिलाओं के ऊपर अपराध बढ़ जाते हैं, महिलाओं की खरीद फरोख्त बढ़ जाती है, उनके मानवीय अधिकार नहीं दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है। और ये सब चीजें हम सब समझते हैं और हम रोजाना वाकिफ भी होते हैं, और कभी हमारे मन में भी आता है कि हमें कुछ विशेष करना चाहिए। जब हम करना भी चाहते हैं तो कुछ समय के बाद हम उन चीजों को करने में उतने इच्छुक नहीं रहते हैं। कारण उसका यही है कि बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो हमारा सामाजिक ताना बाना ये आज 2021 में क्यों ऐसा है? अगर हम 2011 की बात करें तो 2011 में जब 918 बालिकाएं हो गई
1000 लड़कों पर। तो थोड़ा सा हम मेडिकल साइंस की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, तो मेडिकल साइंस कहता है कि कुदरती रूप से अगर कोई भी कंट्रोलिंग फैक्टर ना हो तो 1000 लड़कों पर 952 लड़कियां जन्म लेती हैं। एवरी 1000 चाइल्ड्स there are the 952 girls. This fact is very well documented in the world renowned journals, और ये इसको बायोलॉजिकल फैक्ट्स के रूप में माना जाता है। तो आप कल्पना कर लीजिएगा कि जब 952 होना चाहिए तो हमारे पास अभी 2011 में 918 क्यों हो गई? तो ये जो 918 हुई है, दिस इज बीइंग डन बाय द मैन मेड सिचुएशन। ये मनुष्य के द्वारा बनाई गई स्थिति है, ये कुदरती नहीं है। अब थोड़ा सा वापस मैं लेकर चलता हूं इसी में, क्योंकि जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं लेकर आते हैं। इसी तरह से मेडिकल साइंस में एक एडवांसमेंट हुआ जिसको हम सोनोग्राफी कहते हैं, और ये 1980 के एरा में भारत में आई। जब ये 1980 के एरा में जब ये आई तो ये मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ा वरदान है, जिससे प्रॉपर बीमारियों का डायग्नोसिस हो सका, डायग्नोसिस होने के बाद उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सका, जिससे लोगों की रिकवरी रेट फास्ट हुई, तो उनका स्वास्थ्य का ठीक होने का समय कम हुआ, उनका धन यानी पैसा जो लगता था इलाज पर वो कम लगा, और वो जो वर्किंग आवर्स मिले ड्यूरेशन कम होने से उसमें भी उनका वेल बीइंग हुआ। इस एडवांसमेंट के द्वारा हमारी सोसाइटी ने ये अचीव किया। लेकिन इसके साथ ही 1980 में ही जब ये आया तो सेक्स डिटर्मिनेशन का एक वर्ड पैदा हो गया, जिसमें कहा गया कि अगर आपको पता करना है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है तो ये हम बता सकते हैं। तो आप देखेंगे अगर हम 1981 की बात करें तो 1981 में जो मध्य प्रदेश में सेक्स रेशो था, या भारत की बात कर लेते हैं, तो 1981 में जो सेक्स रेशो था वो 962 था, मतलब 1000 लड़कों पर 962 लड़कियां। और 1981 की स्थिति को चेंज करते हुए जब 1991 में आते हैं तो 962 से गिरकर ये 945 हो गया, और 945 से अब जब 2011 की बात करते हैं तो 918 हो गया। ये तेजी से जो गिरावट आई है वो इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के द्वारा हुआ। तो 1980 में जब सभी समाज सेवियों ने देखा कि बेटियां बहुत तेजी से गायब हो रही हैं, और जब गायब हो रही हैं तो एक प्रश्न आया कि किस कारण से गायब हो रही हैं। तो कुछ समाज सेवियों ने कहा कि गुम हो रही हैं बेटियां, कातिल कौन? गुम हो रही हैं बेटियां, कातिल कौन? समाज से धीरे धीरे बेटियां कम होती चली जा रही। तब जब समाज सेवियों ने ये प्रचार प्रसार करना शुरू किया, समाज को जगाया, धरने प्रदर्शन हुए, रैलीज हुए, फिर देखा गया कि जगह जगह पर इस टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग के भी प्रमाण प्राप्त हुए समाज में। तब ये देखा गया कि एमटीपी एक्ट होने के बावजूद भी ये ऐसे बोर्ड देखने गए कि आप सुरक्षित गर्भपात इतने रुपए में करा सकते हैं, हमारा सेंटर ये है, आपकी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। मुझे अच्छे से याद आ रहा है मध्य प्रदेश में इस पीसीपीएनडीटी कानून के अंतर्गत भी जब नहीं बना था तब भोपाल में भी होर्डिंग्स लगे थे कि आप, मैं बात कर रहा हूं 1980 से 85 के बीच की बात, कि आप 5000 रुपये खर्च कीजिएगा और भविष्य में 5 लाख रुपए के आने वाले खर्चे से जो दहेज के लिए एक लड़की की शादी पर दिया जाता है, उससे बचा जा सकता है। जब इस तरह के विज्ञापन जब आने लगे
शहरों में आने लगे, तब सभी सामाजिक लोग जागृत हुए और सबने एक एकत्रित होकर एक बात उठाई कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एक पुरजोर मांग आई कि हमारे देश में कानून होना चाहिए। तो जब कानून की आवश्यकता का बैकग्राउंड, ये जो सेक्स रेशो है, वो इस बैकग्राउंड के कारण ये इस कानून की बात आई। इसलिए मैंने आप लोगों के बीच में ये शेयर किया। हो सकता है आपकी जानकारी इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि हम समाज का हिस्सा हैं और हम देखते हैं कि समाज में क्या हो रहा है। लेकिन मेरा निवेदन है, हम देखें, समझें, और हमारा जो रोल है, जो भी रोल है, हमारी जो भी क्षमता है, उस रोल को भी हम निभाने का प्रयास करें, ईमानदारी से प्रयास करें। तो 1994 में पहली बार ये कानून आया, तब इस कानून का नाम था पीएनडीटी एक्ट। म्यूट हो गया, माइक म्यूट हो गया है डॉक्टर साहब आपका। जी जी, थैंक यू, थैंक यू। तो ये पीएनडीटी एक्ट आया, जिसमें था कि प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, यानी कि ये था कि भाई आपने गर्भधारण तो कर लिया है और उसकी अगर आप जांच कराते हैं तो उसके ऊपर उन्होंने कानून बनाया। देश का कानून बना 1994 में। सभी चीजें सब डिफाइन किया गया, वही धारा 2। इस कानून में जो है 8 अध्याय हैं, 34 धाराएं हैं, 19 नियम हैं। दोनों 94 में ही आ गए थे, एक्ट और नियम। और ये सब चीजें तय कर दी गई कि भाई क्या होगा, कैसे होगा और किस तरह से इसको रोका जा सकता है। अब हमें इस बात को एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि जब पहले दादा दादी नाना नानी की कहानियों को सुनते थे कि वो ऐसी महिला आती थी, बच्ची के घर तम्बाकू रख देती थी, छत पर ठंड में छोड़ देते थे, धूप में छोड़ देते थे, और वो बालिका मर जाती थी और इस तरह से संख्या कम हो जाती थी। ये जन्म लेने के बाद की बात होती थी। जन्म से पहले कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तब नहीं थी, 1961 से पहले, कि गर्भ में ही बच्चे को समाप्त किया जा सके, इसलिए कि वो गर्भ में पलने वाला बालिका है, क्योंकि तब ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हमारे पास 1961 में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था, लेकिन जब 1980 में जब ये टेक्नोलॉजी आई तो आप देखिएगा कि हम 918 पर आ गए। तो आप बेसिक आपको समझ में आया होगा। महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर यह है कि सिर्फ ये बच्चा जन्म ले लेता है, वो लड़का हो या लड़की हो, और उसको मारना एक बहुत कठिन कार्य है। कानून की भाषा में नहीं कह रहा हूं मैं, सामाजिक भाषा में कह रहा हूं। लेकिन गर्भ में पलते हुए बच्चे को मारना उसकी तुलना में कम कठिन काम। तो अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि हमें किस तरह से मालूम पड़े कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है या लड़की है, और ये कौन बता सकता है, और ये कैसे पता चल सकता है। तो हम सबकी नजर में एक ही बात समझ में आ सकती है कि ये जो जानकारी हमें बिना एडवांस टेक्नोलॉजी के नहीं हो सकती। और एडवांस टेक्नोलॉजी कौन यूज करता है, तो भी हमारे पास सबके पास एक ही जवाब आता है, क्योंकि अभी सबके माइक म्यूट है। एक ही नाम आता है कि अगर एडवांस टेक्नोलॉजी का कोई उपयोग कर सकता है तो वो एक है डॉक्टर, जो सबको जीवन देता है। तो जब ये कानून आया तो सबसे पहले इसमें फोकस ये किया गया कि हम डॉक्टर्स की इस टेक्नोलॉजी के लिए रेगुलेट करेंगे। कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसमें इसको रेगुलेट किया जाए। रेगुलेशन में क्या था कि जो कोई भी मशीन अपने यहाँ इंस्टॉल करेगा, जैसे कि सोनोग्राफी मशीन, तो उसके पहले सेंटर का रजिस्ट्रेशन होगा। यानी अगर क्लिनिक में है तो क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन होगा, अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उस डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन होगा, और वो डिक्लेयर करेगा कि उसके इस मशीन के उपयोग करने के बाद कितना स्टाफ है, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन होगा। पहले मोबाइल यूनिट भी चलती थी, सोनोग्राफी की मोबाइल यूनिट, तो उस समय मोबाइल यूनिट का भी रजिस्ट्रेशन होता था, और जिस गाड़ी में जाती थे उस गाड़ी का भी रजिस्ट्रेशन होता था।
अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र का एक्ट है, इसमें हम सभी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं या डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं। जैसे कि कोई हम कार चलाते हैं, कार का नंबर मान लीजिएगा MP07CG, ग्वालियर का नंबर है, 1000 मेरी कार का नंबर है फॉर एग्जांपल, और मेरा रजिस्ट्रेशन है, और मेरे मित्र आदरणीय अनिल जी मेरे शहर में आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे काम है और मुझे आपकी गाड़ी चाहिए 4 घंटे के लिए, आप मुझे दे दीजिएगा, मैं खुद ड्राइव कर लूंगा, मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो मेरी कार जो है अनिल जी चला सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है। वो 4 घंटे भी चला सकते हैं, 4 दिन भी चला सकते हैं, 4 महीने भी चला सकते हैं, 4 साल भी चला सकते हैं। लेकिन यहां पर एक अंतर है, जिस मशीन को रजिस्टर्ड किया है, जिस डॉक्टर के नाम पर रजिस्टर्ड किया है, ये मशीन वो ही डॉक्टर चला सकता है, उसके अलावा अन्य वही डिग्रीधारी डॉक्टर भी नहीं चला सकता। ये बेसिक अंतर है। जितने भी डॉक्टर उस मशीन को चलाएंगे उन सबका उस मशीन के नाम पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये रेगुलेशन है, ये कंपलसरी किया गया। फिर उसके बाद ये हुआ कि अगर जिस महिला का आप सोनोग्राफी करते हैं उसका रजिस्ट्रेशन होगा, तो उसके लिए उन्होंने नियम में रखा, उसके लिए फॉर्म F बनाया। फॉर्म F में पूरी डिटेल, उसकी सारी डिटेल्स आएगी जो कि कॉन्फिडेंशियल रहेगी, खुद महिला डिक्लेयर्ड करेगी और वो खुद साइन करेगी। अगर वो साइन नहीं करती है तो अभी सोनोग्राफी नहीं होगा। तो जिसको रेगुलेट किया गया, इसके साथ उन्होंने ये भी कंपलसरी किया कि पूरे महीने में आपने जिस इस टेक्नोलॉजी से जो भी कार्य किया है, जितने भी सोनोग्राफी किए हैं गर्भवती महिला के, उसके अगले महीने की 5 तारीख से पहले नोडल ऑफिस में आप सारी जानकारी भेजेंगे, वो पूरे फॉर्म F की जानकारी भेजेंगे। ये मैंडेटरी रेगुलेशन है जिसका पालन किया जाता है। तो उसको रेगुलेट किया, तो मशीन को रेगुलेट किया, डॉक्टर को रेगुलेट किया, स्टाफ को रेगुलेट किया, हॉस्पिटल को रेगुलेट किया। फिर उन्होंने ये भी रेगुलेट किया कि जो कंपनियां इस मशीन को मैन्युफैक्चर करती हैं, वो कंपनियां इस मशीन को तभी सेल कर पाएंगी, तभी बेच पाएंगी जब उस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन होगा। तो ये भी कंपलसरी किया, ये भी मैंडेटरी किया। तो इसमें बेसिकली जो है रेगुलेशन ज्यादा है, रेगुलेटरी ये लॉ है, और इसके इम्प्लीमेंटेशन पर डॉक्यूमेंट्री रेगुलेशन ज्यादा स्ट्रांग है। इसके साथ साथ इसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसमें केंद्र में एक बोर्ड बनाया गया है, राज्य में एक बोर्ड बनाया गया है, और केंद्र राज्य के बाद फिर जिले पर एक समुचित प्राधिकारी बनाया गया है, और फिर सब डिवीजन पर, और अब क्योंकि जब अमेंडमेंट हो गए हैं, 2003 में अमेंडमेंट हुआ, फिर 2014 में अमेंडमेंट हुआ, तो उसके बाद अभी जिम्मेदारी सब डिवीजन लेवल तक पहुंच गई है। तो ये सब चीजें जो मैंडेटरी की गई हैं उनके द्वारा हमें डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिलते हैं। तो ये मैं अभी बात कर रहा था PNDT एक्ट के, लेकिन उसके बाद देखने में ये आया कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि गर्भ धारण करने से पहले ही सेक्स तय हो जाता है कि हमें लड़का चाहिए। जमाना आजकल डिजाइनर है, हम लोग मॉल में जाते हैं, अपनी मनपसंद की चीजें पसंद करते हैं और लेकर आते हैं, और नहीं तो आजकल अपनी ख्वाहिश बता दीजिएगा, आप अपनी चॉइस बता दीजिएगा, उस हिसाब से डिजाइन हो जाता है। तो मेडिकल साइंस में बहुत कुछ जेनेटिकली इतना एडवांसमेंट हुआ है कि चूंकि मेडिकल साइंस का हमेशा उद्देश्य सकारात्मक रहता है, उन लोगों के लिए किया जाता है जो ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं जो जेनेटिकली हैं, उनको दूर करने के लिए बराबर रिसर्च होती है। तो बेहतर जीन कैसे बनाए जाएं, बेहतर एडवांसमेंट कैसे हो, उसके लिए। लेकिन उसके कारण ही अभी आप सब जानते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। जब टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ तो फिर एक नए स्टाइल के हॉस्पिटल का डेवलपमेंट हुआ, नए स्टाइल के जेनेटिक लैब्स का डेवलपमेंट हुआ।
और आजकल आप देखते हैं टीवी पर भी विज्ञापन है, अखबारों में भी विज्ञापन है कि अगर आप निसंतान हैं तो निराश मत होइएगा, एक बार आप हमारे यहाँ जरूर ट्रीटमेंट लीजिएगा। तो ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी है, ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, ये जो फर्टिलाइजेशन ये लैब में होता है, तो ये जेनेटिकली है, और ये जेनेटिकली जो है ये साइंटिस्ट इसको कंट्रोल करते हैं। तो जब ये देखा गया कि गर्भ धारण करने से ही पहले ये डिसाइड हो जाता है कि लड़का है या लड़की है, तो सरकार ने, जब समाज सेवियों ने फिर ये मुद्दा उठाया कि इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ इस कानून के आने से पीएनडीटी का, तो फिर इसमें लगा पीसी मींस प्री कंसेप्शन, गर्भधारण से पूर्व भी ये नियम और लॉ लागू किए गए। इसमें अब वो सारी लैब्स भी, जितनी भी लैब्स हैं, उनको भी इस एक्ट के अंतर्गत कंट्रोल में लिया गया, उनका भी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उनकी सारी एक्टिविटीज का, जिस तरह से सोनोग्राफी मशीन का होता है उसका, उसी तरह से जेनेटिक लैब का, उनके काउंसलिंग सेंटर का, वो जो भी एक्टिविटी करते हैं वो सब डॉक्यूमेंटेड है और रेगुलराइज्ड है, और उनको रिपोर्टिंग करना अनिवार्य है। तो इस तरह से इसको कवर किया गया। अब इसमें सामाजिक क्षेत्र के लोगों का क्या रोल है, मैं थोड़ा सा उसको भी हाईलाइट करूं, क्योंकि आप सभी इंटरेस्टेड होंगे क्योंकि हम कैसे इसमें रोल अदा कर सकते हैं। तो पीसीपीएनडीटी एक्ट में जो स्टेट गवर्निंग बोर्ड होता है और उसी में स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, आप सभी जानते हैं स्टेट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब है प्रदेश का सक्षम प्राधिकारी। तो पीसीपीएनडीटी एक्ट में सक्षम प्राधिकारी के लिए 3 लोगों को उन्होंने नामित किया है। 3 लोग मिलकर जो है वो सक्षम प्राधिकारी बनते हैं, और उसमें से एक जो व्यक्ति है वो एक सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रतिष्ठित महिला होना आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण बात है। बाकी 2 प्रशासनिक अधिकारी हैं, एक मेडिकल क्षेत्र का है और एक लीगल क्षेत्र का है, लेकिन उनके साथ एक महिला जो समाज सेवा के क्षेत्र में, प्रभावी समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करती है, और वो ऐसे संगठन से अगर जुड़ी है जो महिलाओं का संगठन है तो और भी अच्छा है। तो एक वहां पर समाज सेवी का रोल है। उसी प्रकार से उसकी बोर्ड की सहायता करने के लिए, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो, चाहे स्टेट बोर्ड हो, और चाहे जिले में डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, उनकी मदद के लिए भी सलाहकार समिति का गठन किया गया है धारा 17(5) में 17(5), और वो ये कहती है कि इसमें 3 समाज सेवी, बोर्ड में 10 हैं, 10 में से बाकी कुछ मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, कुछ लीगल फील्ड के हैं, कुछ सूचना प्रसारण के एक्सपर्ट हैं, लेकिन उनके साथ समाज सेवी 3 संख्या होना चाहिए, जिसमें से एक महिला का होना अनिवार्य है। तो आप देखिएगा इस कानून ने टॉप से लेके बॉटम तक मींस डिस्ट्रिक्ट इवन सब डिवीजन लेवल तक सामाजिक कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। और ये जो सलाहकार समिति है ये इंडिपेंडेंट है। इन सलाहकार समिति में टोटल 8 सदस्य होते हैं। मैं जिले की बात कर रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट अथॉरिटी जो जिले में कलेक्टर होता है, और उनकी सलाहकार समिति के लिए एक जो सलाहकार समिति बनाई जाती है एक्ट के अनुसार धारा 17(5) में, उसमें उसका जो चेयरपर्सन होता है वो इन 8 में से ही होता है, और वो जो अध्यक्ष है वो सलाहकार समिति की क्रियाकलापों को रेगुलराइज करता है, मीटिंग को बुलाना, मीटिंग में एजेंडा को बनाना, बनाने के बाद जो इश्यूज है, जितने भी जो सेंटर्स रजिस्टर्ड होना है उनकी सुनवाई करना, उनकी शिकायत आना तो उन पर विचारण करना, पूरे कानूनी प्रावधान उनको दिए गए हैं। और वो सलाहकार समिति अपने निर्णय को लेकर कलेक्टर को अपनी रिकमेंडेशन देती है, और कलेक्टर का काम है एग्जीक्यूशन करना उस रिकमेंडेशन का। तो इस एक्ट में सलाहकार समिति जो है वो कलेक्टर को ऐड मतलब हेल्प भी करेगा और जोड़ेगा भी, दोनों काम करने के लिए सलाहकार समिति को बनाया गया है।
लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि हमारे साथियों में इस प्रकार की जागरूकता नहीं है। हमारे बहुत सारे साथी अपने जिले में सलाहकार समिति के सदस्य हैं या राज्य में राज्य एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पद पर हैं। कभी उनसे बात करते हैं तो हमें ये बताते हैं कि नहीं भाई साहब, हमें तो बुलाया ही नहीं जाता है, हमारी तो बैठकें ही नहीं होती हैं। तो ये स्थिति है, यही वास्तविकता है। आप अपने जिले में जानकारी लेंगे तो यही जानकारी मिलेगी। तो यहाँ हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, हमें स्वयं को पहल करना पड़ेगी। पीसीपीएनडीटी एक्ट की धारा 17(5) को लेकर आपको स्वयं अप्रोच करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी करता है कि 60 दिन के भीतर डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के द्वारा जिला सलाहकार समिति की बैठक करना अनिवार्य है। 4 महीने के लिए राज्य बोर्ड की बैठक होना अनिवार्य है। राज्य एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की बैठक होना 4 महीने में अनिवार्य है, मैंडेटरी है। तो इस तरह के इसमें प्रावधान दिए गए। अब सामाजिक क्षेत्र में और इसमें क्या प्रावधान दिए गए हैं, मैं सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे बात कर रहा हूं, क्योंकि जो कानून से क्षेत्र के जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कानून में। मैं धारा और नियमों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं कि हमें समाज सेवा के क्षेत्र में ज्यादा हम लोग सक्रिय हैं, तो उस एंगल से क्या बेहतर हो सकता है। तो समाज सेवा के क्षेत्र में जहां पर ये बैठकें नहीं हो रही हैं, हम आरटीआई के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। हम डायरेक्ट कलेक्टर को भी पत्र लिखकर भी पूछ सकते हैं, हम मिलकर भी पूछ सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ कब से मीटिंग नहीं हुई है, और मीटिंग हुई है तो उसमें क्या कार्रवाई हुई है। और अगर इतना भी होता है तो जो लोग भी बैठे हुए हैं जिस जिले में, वो उनके लिए आप एक कैटलिस्ट का काम करेंगे। वो अगर वहीं कहीं कहीं लिथार्जी भी है, कहीं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनका ध्यान जाएगा। इस एक्ट में एक और खूबसूरती ये दी गई है, जब 2014 में इसका अमेंडमेंट हुआ नियमों में, क्योंकि बहुत जगह शिकायतें आती हैं, हम और आपने भी बहुत शिकायतें की होंगी, और कई बार हमें अनुभव होता है कि शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती है। तो 2014 के अमेंडमेंट में डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को ये मैंडेटरी किया गया है कि अगर शिकायत मिलती है तो 24 घंटे में उसको संज्ञान लेना है और 48 घंटे में उस पर जांच पूरी करना है। ऐसा स्पेसिफिक प्रावधान दिया गया है। 24 घंटे में संज्ञान लेना है, 48 घंटे में जांच पूरी करना है। अब आप सोचिएगा, अगर उसके बाद अगर वो जांच लंबित है तो ये जांच पूरी होने के बाद इस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई जो करेगा वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट न्यायालय करेगा। क्योंकि हम लोग CWC से जुड़े हुए लोग हैं, JJB से जुड़े हुए लोग हैं, लीगल प्रैक्टिस से भी हैं, मेडिकल साइंस से भी हैं, सामाजिक क्षेत्र से भी हैं, तो हम सभी समझते हैं कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट क्या होती है। तो ये उनकी मैंडेटरी कंडीशन है इस एक्ट की। DM को ये करना पड़ेगा। उसकी इंक्वायरी करने के बाद जो भी कार्रवाई होगी वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगी। हमने अपने कार्यकाल में मीन्स सामाजिक क्षेत्र के कार्यकाल में देखा है, कई जगह DM साहब ने ही सब कुछ निर्धारित कर दिया, सुनवाई भी कर ली, सजा की भी घोषणा कर दी, पेनल्टी भी लगा दी, जबकि ये कानून उनको ये सब करने की इजाजत नहीं देता है। तो अगर किसी को कानून का ज्ञान नहीं है तो हम सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं की ही जिम्मेदारी है कि हम उनको बताएं कि सर इसमें ऐसे ऐसे प्रावधान हैं, इसमें ये होना चाहिए, ये सही है, और नहीं तो फिर ऐसे ही उदाहरण देखने को मिलते हैं। सामाजिक कार्य करने वालों के लिए भी जो शिकायत करना है तो डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को करना है। पूरे हिंदुस्तान में हर जिले में कलेक्टर को ही डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी बनाया हुआ है। किसी राज्य में अलग हो सकता है, अगर राज्य ने कोई नोटिफिकेशन दिया हो तो वहां वो कोई अलग CMHO भी हो सकता है अगर गजट नोटिफिकेशन हुआ है। देन फिर उसके बाद अगर आपकी शिकायत करने के बाद DM महोदय कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो आप एक DM को भी एक पत्र लिखें। वो पत्र की भाषा नोटिस की होगी कि हम आपको ये शिकायत प्रेषित कर रहे हैं, ये इस तरह का प्रकरण है। अगर 15 दिवसों में आपने इस पर कार्रवाई नहीं की और जो भी कार्रवाई की उससे हमें अवगत नहीं कराया तो मैं स्वयं माननीय न्यायालय में जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करूंगा। लीगल भाषा में उसको परवाद बोलते हैं, इंग्लिश में कंप्लेंट बोलते हैं, और जिसकी जिम्मेदारी आप और राज्य शासन की होगी। ये प्रावधान भी PCPNDT एक्ट की धारा 28B में दिया गया है।
जैसे हम देखते हैं कि बच्चों के क्षेत्र में जो बच्चों से संबंधित है वो ही जानकारी ले सकता है, लेकिन पीसीपीएनडीटी एक्ट में कोई भी व्यक्ति जा सकता है शिकायत लेकर और केस दर्ज करा सकता है। तो ये भी एक समाज सेवियों के लिए कि बहुत बड़ा इस एक्ट में प्रावधान दिया गया है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं बच्चों के हित में। महत्वपूर्ण बात इसमें एक ये है कि जहां पर भी कानून बनते हैं और अगर कोई शिकायत करता नहीं होता है तो कानून के कार्य करते हुए दिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सामान्य भाषा में हम बोलते हैं, कभी भी कोई केस होता है तो पुलिस कहती है हमारे पास शिकायत नहीं आई है, अखबार छाप देता है, टीवी दिखा देता है, वीडियो वायरल हो जाते हैं, पुलिस एक्टिव हो जाती है, केस दर्ज कर लेती है, कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि शिकायतकर्ता हो जाता है, उपलब्ध हो जाता है। लेकिन गर्भ में पलने वाला बच्चा, वो लड़का हो या लड़की, वो अपनी शिकायत कैसे करेगा कि मेरी हत्या होने वाली है, ये सब षड्यंत्र कर रहे हैं। जिसको मैं मां समझता हूं वो मजबूर है, उसकी चल नहीं पा रही है, वो उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है, कोई मान भी नहीं रहा है। शासन प्रशासन सब उसकी नजर में मौन है। क्यों? बोले कोई शिकायत करता नहीं है। तो इस कानून में उस मां की मदद करने के लिए भी ये एक विशेष प्रावधान दिया गया है कि जब तक ये प्रमाणित न हो जाए कि वो मां स्वयं ही लिंग की जांच कराने केंद्र गई थी, जब तक ये प्रमाणित न हो जाए, इन शब्दों का प्रयोग किया गया, उस पर कोई दोषारोपण नहीं होगा। क्योंकि अपना समाज तो घर वाले पहले उसी पे डराएंगे, अच्छा बोले शिकायत करेगी, पुलिस में जाएगी, किसी के पास जाएगी तो तुझ पर ही मुकदमा चलेगा, तू ही पहले जेल जाएगी। तो इस पीसीपीएनडीटी एक्ट में उसको इससे मुक्त रखा गया है। तो शिकायतकर्ता कौन होगा? समाज सेवी। अब इसमें एक और एंगल आप देख रहे होंगे और आप समझ भी रहे होंगे, ये जो जांच की बात जब आती है, उस महिला को लेकर जाते हैं तो कौन लोग होते हैं और किसके पास लेकर जाते हैं, और सबसे पहले किसको मालूम पड़ता है कि ये महिला जो आई है ये किसके लिए आई है? तो सबसे पहले जो लेकर जाते हैं वो परिवार के सदस्य होते हैं। वो पति भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, परिस्थितियां कुछ भी हो, हम परिस्थितियों पर विचार नहीं कर रहे हैं, परिस्थिति ले जाने वाले वो लोग होते हैं। कभी माँ स्वयं नहीं जाती है कि नहीं मेरे गर्भ में पलने वाले बच्चे का आप लिंग बता दीजिए। फिर सबसे पहले जिसके पास जाती है वो कौन होता है? वो सोनोलॉजिस्ट होता है, वो उस विधि का ज्ञाता होता है जिसके द्वारा ये जांच हो सकती है। मैं अपने साथियों को ये शेयर करना चाहता हूँ, वैसे उनकी जानकारी में होगा। सोनोग्राफी के जो रिजल्ट आते हैं, जिस अवस्था में ये जांच की जाती है, वो 80 से लेकर 85% तक ही सटीक होती है। 80 to 85% forecast given by the ultrasonography बाकी ये बहुत बड़ा रेंज है। कई बार ऐसा होता है कि जब वो पेरेंट्स तैयार हो जाते हैं, बोले अच्छा मालूम पड़ जाता है कि ठीक है गर्भ में पलने वाली बालिका है, तो बोले तय करते हैं अबॉर्शन कराना है। जब अबॉर्शन होता है तो मालूम पड़ता है कि वो लड़का है। अब ये किसको मालूम पड़ता है कि वो लड़का है? ये उस व्यक्ति को मालूम पड़ता है जो ऑथराइज्ड है अबॉर्शन करने के लिए। अब वो क्या बताएगा कि जिसको मैंने अबॉर्ट किया वो लड़का है, और क्या जिसने करवाया है वो उसको अधिकार है उनसे पूछ सके, जान सके? तो ये सब गैर कानूनी है। इसलिए ना बताने वाले का कोई अधिकार है, ना पूछने वाले का कोई अधिकार है। और इसलिए कई बार लड़कियों का भी गर्भपात होता है। तो गर्भपात होता है तो गर्भ का होता है, उसमें लड़का या लड़की होने की बात नहीं होती है, क्योंकि ये फोरकास्ट भी सटीक नहीं होती है। तो हमें इस एंगल पर भी ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हमारे पास ये आते हैं गर्भ के लिए। अब इसमें मैं एक संक्षिप्त में और बता दूं, ये जो कानून है पीसीपीएनडीटी एक्ट, ये संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है, नॉन बिलेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है।
नॉन बेलेबल के लिए मैं उन लोगों को बता दूं जो कानून से या पुलिस की भाषा को नहीं समझ पाते हैं, मतलब उनको थाने से बेल नहीं मिलेगी, उसका मोटा मोटा अर्थ ये है नॉन बेलेबल का। कोर्ट में ही जाकर जो भी सुनवाई होगी, अगर कोर्ट को लगेगा तो बेल हो सकती है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब ये है कि हम न्यायालय के बाहर आपस में समझौता नहीं कर सकते। तो ये है, इसमें दंड का प्रावधान है सभी के लिए, जो अगर इसमें करते हैं 5 साल तक की सजा है, 50,000 रुपए तक का जुर्माना है, और उसके बाद अगर दोबारा होता है तो फिर प्रावधान है डॉक्टर के लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है। तो इस तरह से इसमें दंड का प्रावधान है। सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, मैंने कोशिश की है लगभग 1 घंटे में, फिर भी अगर क्वेश्चन आंसर आएंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरे हिसाब से मैंने एक बहुत संक्षिप्त रूप से ये मैंने प्रस्तुत किया है, चूँकि विषय बहुत बड़ा है, सामाजिक रूप से है, प्रश्न बहुत सारे आते हैं, मेरे मन में भी अभी भी आ रहे हैं, मैं खुद नहीं उनका उत्तर पा रहा हूँ। तो मैं आपसे इन्हीं शब्दों के साथ कि आपने बड़े ध्यान से मुझे सुना और सीसीएफ के साथ आप जुड़े, आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गहराई में जाके आपने पीसी पीएनडीटी एक्ट को समझाया, पीसी प्री कंसेप्चुअल और फिर प्री नेटल जो उसमें आपने अंतर बताया, कब कब जाके अमेंडमेंट्स हुए हैं, ये सारी चीजें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इतने सूक्ष्म सब्जेक्ट को आपने इतने एक्सटेंड करके बताया। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन और उससे जुड़े हुए सारे के सारे श्रोता जो आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस वेबिनार में, उनसे अब हम आग्रह करना चाहेंगे कि आप अपने संक्षिप्त में अपने क्वेश्चन रेज कीजिए, या आपके पास जैसा डॉक्टर साहब ने बताया उससे ज़्यादा अगर कोई जानकारी है जो कि सामाजिक क्षेत्र में और अपडेट कर सकती है हम सभी सदस्य, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वर्जन है, फ्यूचर में भी इस रिकॉर्डेड वर्जन को देखा जाएगा, सुना जाएगा, इस पर आकलन किया जाएगा, इसकी एक वैल्यू होती है। तो हम चाहेंगे कि अगर आपके पास इससे ज़्यादा नॉलेज है जो आप चाहते हैं शेयर करना, तो आप हेजिटेट ना करें, आप प्लीज़ शेयर कीजिए। उसके साथ साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप क्वेश्चन पूछिए जो सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपके अंदर कुछ क्वेश्चन पूछना है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि शायद कुछ दीपा जी ने भी कुछ पूछा है हमसे, मैं भी वो एंटरटेन करता हूँ उसको। प्रीति सिंह जी ने भी क्वेश्चन रेज किया है। डॉक्टर साहब आप पैरेलली आप चेक करते रहिए जो क्वेश्चन रेज हुए हैं, उसका हम एक एक करके आंसर देने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ये सेशन को मैं 5 मिनट के लिए ओपन कर रहा हूँ, आप एक एक करके डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डॉक्टर अनीता आपसे शुरुआत कर रहे हैं। अनीता जी, आप कुछ कहना चाहती हैं सब्जेक्ट में, आपका स्वागत है जी। नमस्कार सभी को। मैं सबसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ सर से कि जो सामाजिक सेविका को अपॉइंट करते हैं वो कैसे एलिजिबिलिटी बनती है और कैसे प्रोसेस है उनके अंदर बोर्ड के अंदर आने का? ये बोर्ड जो है एक राज्य स्तर पर होता है और एक केंद्र स्तर पर, 2 बोर्ड है, सेंट्रल में है और एक स्टेट में है। तो जो उसमें जो स्टेट में आते हैं तो वो ऐसी महिला होना चाहिए जो महिलाओं के संगठन से जुड़ी हुई हो, सामाजिक क्षेत्र में काम करती हो, और उनका कार्य जो है ऐसा हो जो रिकॉग्नाइज्ड हो सरकार के द्वारा। अब आप रिकॉग्निशन का तो कोई सर्टिफिकेट होता नहीं है, आप सभी जानते हैं जिस क्षेत्र में आप लोग काम करते हैं, तो आपको अपना लेवल मालूम रहता है कि हम राज्य स्तरीय हैं, हम राष्ट्रीय हैं, हम अंतरराष्ट्रीय हैं। करता राज्य शासन ही है। अच्छा, नहीं किस तरह अप्लाई किया जाए ये चीज? वो विज्ञप्ति निकालते हैं, उनका नोटिफिकेशन निकलता है, और नहीं है तो आप एक उनको पत्र लिखिएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार को, अगर मध्य प्रदेश से हैं या अन्य राज्य से हैं तो अपने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र लिखिएगा और जानकारी लीजिएगा कि कौन कौन है। उनका कार्यकाल 3 साल का कार्यकाल रहता है। ओके सर, हरियाणा से हैं हम। हाँ, तो 3 साल का कार्यकाल रहता है। आप आरटीआई से भी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो कार्यकाल जैसे ही समाप्त हो जाएगा तो नोटिफिकेशन जारी होगा। भी आज सदस्य काफी सारे जेजे बोर्ड के और सीडब्ल्यूसी के भी सदस्य हमसे जुड़े हुए हैं। अगर इस सब्जेक्ट पे आपका नॉलेज ज्यादा है तो प्लीज आपको 5 मिनट हम और समय ऐड कर रहे हैं, या कोई क्वेश्चन रह गया हो तो उस क्वेश्चन को प्लीज सबके साथ, स्वागत है आपका। प्रीति जी ने हमसे कहा है, बताया है एक मैसेज भेज के टीकमगढ़ से, प्रीति सिंह जी ने, कि टीकमगढ़ में नवजात शिशु को फेंका जा रहा है सर, एक सब्जेक्ट है। शायद प्रीति जी डायरेक्टली लाइन पर हैं। जी प्रीति जी। जी सर, सभी को नमस्ते। और मैं ये क्वेश्चन करना चाह रही हूँ सर कि जैसे जानकारी में है वो तो पनिश हो सकते हैं, लेकिन जो
अनमैरिड है और रिलेशन बना के फिर बच्चे को बाद में अनमेच्योर स्थिति में फेंक देते हैं, तो उससे हम लोगों ने अभी 4 बच्चे यहाँ सेव भी किए हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि मतलब कोई रूल या पता चलने पे उनको बहुत बुरी तरीके से दंडित किया जाए। जी प्रीति जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। और ऐसा ही प्रश्न जो हमारे यहाँ हमारा जो हाई कोर्ट लगता है ग्वालियर बेंच, उसमें 8 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ऐसे ही हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ था, तो कुछ समाज सेवी हाई कोर्ट भी गए थे। तो हाई कोर्ट ने उनको एक डायरेक्शन दिया हुआ है कि जब कभी ऐसा अगर बच्चा मिलता है जिसकी हत्या हो गई है किन्हीं कारणों से, उसको पुलिस जांच करेगी, और पुलिस में भी एक डीएसपी स्तर का अधिकारी उसकी जांच करेगा, और उसकी एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर एसपी और डीएम को सौंपेगा। अगर डीएम उससे संतुष्ट होते हैं तो फाइल करेंगे, नहीं तो आरोपियों को ढूंढा जाए और उनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया जाए। तो ये प्रावधान है, और बिल्कुल आपकी जो चिंता है वाजिब है। लेकिन ये वो वाले बालक हैं जो मैंने आपको बताया, जो जन्म ले लेते हैं, ये संख्या बहुत कम है, इनकी संख्या बहुत कम है, क्योंकि जन्म के बाद बच्चे से दूर होना बहुत कठिन काम है। तो इसका भी प्रावधान है, पुलिस को जांच करना चाहिए, इसका प्रावधान है। जी देव जी, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, डायरेक्टली आप पूछिए। नवजात बच्चे फेंके गए जिसमें मोस्टली लड़कियां ज्यादा थी, और अभी वो रेस्क्यू की गई हैं, ग्वालियर में ट्रीटमेंट चला, अब आ भी गई हैं, और कारा हम लोगों ने शिशु गृह के सुपुर्द भी कर रहे हैं सर। बट जो संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, 1 महीने के अंदर 2 से 4 बच्चियां में प्राप्त हो रही हैं, तो वो बड़ी एक चिंतनीय विषय है सर। इसीलिए मैंने मेरा पूरा एक्ट पर फोकस इसीलिए रहा, मेरा समाज सेवियों को ही मैंने संबोधित किया है। हम लोगों के लिए बड़े कठिन काम है ये। देखिए 9 महीने बच्चा गर्भ में पल रहा है, तो मतलब वो बच्चा समाज में पल रहा है, और समाज उसको नहीं देख पा रहा है, तो वो हमारे समाज का ही हिस्सा है। और इसीलिए हर सरकार ने, प्रत्येक राज्य की सरकार ने इनाम की घोषणा की गई है। 1 लाख रुपए तक का इनाम इसी बात के लिए रखा हुआ है कि हमें अगर ऐसी कोई जानकारी मिलती है जिसमें लिंग चयन हो सकता है और किया जा रहा है, उसकी सूचना देने पर, सूचना को वो वेरीफाई करते हैं, केस को कोर्ट में ले जाते हैं, सीजीएम कोर्ट में, एडमिशिबल होने पर 25,000 पर प्रोग्रेस, ऐसे मिलाकर 1 लाख का उसमें प्रावधान इसीलिए किया हुआ है कि सामाजिक लोग उस पर जागरूकता के साथ साथ रिपोर्टिंग भी करें। होता ये है कि हमें मालूम पड़ जाता है, लेकिन हम अपने आपस का मामला समझकर उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो उस एंगल से देखिएगा। बस एक लास्ट में आपकी बात को कहूंगा, इसमें 2 तरह की प्रक्रिया चलेगी। सीडब्ल्यूसी उस बच्चे का जो ठीक होके आ गया है उसके वेलफेयर को देखेगी, और पुलिस उस घटना के देखेगी किन कारणों से उसको बाहर फेंका गया, जिसके कारण उसकी मौत भी हो सकती थी। उस पर वो पुलिस कार्रवाई करेगी और वो वहां पर कोर्ट में पेश करेगी। इस तरह के 2 तरह की कार्रवाइयां चलेगी। जी जी, थैंक यू सर। वेलकम। जी अनीता जी, आप शायद कुछ और पूछना चाहती हैं, आपने हैंड रेज किया है। अनम्यूट कीजिए प्लीज, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। एक्चुअली सर पता चल जाता है, और जब बताते हैं तो पर्सनल वो खुंदक निकालने लग जाते हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? 1-2 बार हुआ है ऐसा। मैम आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन हमें एक बड़े परिदृश्य को देखना है। अगर हम अपने देश हित की बात करते हैं, हम अपने प्रदेश हित की बात करते हैं, हम अपने जिले की हित की बात करते हैं, समाज हित की बात करते हैं, तो हमें 10-5 लोगों से बुराइयां लेना पड़ेगी, तो मिलती हैं। लेकिन हम जब उससे बाहर निकल आते हैं, जो बच्चे सरवाइव हो जाते हैं, उनके चेहरे की जब मुस्कान देखते हैं, तो हमें ये सब परेशानियां बहुत छोटी नजर आने लगती है। तो ये तो निश्चित है कि ये सब मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई गुप्त तरीके से किया जाए, पता भी ना चले। और बिल्कुल, आप अपनी जानकारी गुप्त रखिएगा, उस पर लिखिएगा, बताइएगा। आपकी जानकारी गुप्त रखी जाएगी, आपका नाम रिवील नहीं किया जाएगा अगर आप उस कंडीशन में जानकारी देते हैं। ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है। लेकिन अगर आप इनाम चाहेंगे, नहीं तो नहीं नहीं, आप व्यक्तिगत मत लीजिए। अच्छा, एक समझ की बात कर रहा हूँ, यहाँ कुछ भी व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। ओके सर। हम लोग वेबिनार में हैं,
तो अगर वो व्यक्ति चाहता है कि मुझे, अगर मैंने अच्छा काम किया है, समाज मुझे अच्छे काम के लिए भी रिकॉग्नाइज करे, मैंने इतनी तकलीफें भी उठाई हैं, मैं समाज के उन लोगों के विरुद्ध गया हूं जो शक्तिशाली है, बाहुबली है, और मेरा रिकॉग्निशन होना चाहिए, तो उनको फिर नामजद करना पड़ेगा। और अगर उनको नहीं, अगर प्राइज मनी वगैरह अगर नहीं चाहिए, तो वो उसमें बाकायदा लिख सकते हैं कि मेरी आइडेंटिटी को गोपनीय रखा जाएगा, तो इसमें कानून में प्रावधान है, उसको ओपन नहीं किया जाए। ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा और एक क्वेरी है, सिवान से CWC मेंबर हैं जो क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे सेंसिटिव हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन असंवेदनशील होता है, वो उनको कैसे जागरूक करें अगर ऐसे सब्जेक्ट आते हैं तो? ये बिल्कुल यही हकीकत है पूरे देश में, क्योंकि सबसे पहले इसमें यह है कि हमें इस थोड़ा सा, इस कानून का बड़ा कानून नहीं है, जैसे मैंने बताया 8 अध्याय हैं, थोड़ा सा अध्ययन कर लें, और अध्ययन करके आप सिर्फ एक जिले में DM के ही आप RTI लगाएं और पूछें कि आपके यहाँ सलाहकार समिति में कौन है, कब पदस्थ हुआ, कब मीटिंग हुई, कितने केस आए। अब बहुत एक अच्छी बात उन्होंने मुझे अभी याद दिला दी, इस जो अमेंडमेंट हुआ 2014 में, उसमें यह है कि हर 3 महीने में उस सेंटर का मॉनिटरिंग होना चाहिए। मॉनिटरिंग मतलब बाहर से टीम जाए, एक्सटर्नल टीम जाए और उसको मॉनिटर करे, मतलब फिजिकली जाके वेरीफाई करे हर 3 महीने में। यहाँ 3-3, 5-5 साल में नहीं होता है। तो जब ये चीजें आएंगी कि मांग, उन्होंने RTI में मांग लिया कि आप हमें लिस्ट दीजिएगा कितने सेंटरों की मॉनिटरिंग की गई डिस्ट्रिक्ट अप्रोप्रिएट के द्वारा, तो ये चीजें फिर वहां जागरूकता अपने आप आने लगेगी, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग धीरे धीरे एक्टिव होते नजर आएंगे। फिर आपको भी इनवाइट करेंगे कि भाई आप क्या चाहते हैं, कहां पर आपका रोल आ सकता है, समाज हित में क्या हो सकता है। दीपा रस्तोगी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। एक क्वेश्चन यहाँ टाइप भी किया है दीपा जी ने। अवैध भ्रूण फेंके जाने और नवजात शिशु को फेंके जाने के पीछे क्या कारण है? अवैध संबंध, क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसके अंतर्गत मेडिकल स्टोर द्वारा बेची जाने वाली गर्भ संबंधी दवाओं का ब्यौरा रखा जा सके, जिससे पता चल सके कि किसने कहाँ से कितनी दवाइयाँ खरीदी हैं संबंध बनाने के लिए और संबंधों को सुरक्षित बनाने के लिए, या अवैध भ्रूण की हत्या के लिए, लिंग की पहचान के लिए? इसको और मैं डॉक्टर साहब, ये तो है ही है सब्जेक्ट सेंसिटिव, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपको भी उस पर दिख रहा होगा चैट बॉक्स में। साथ साथ एक और चीज़ देखी जा रही है कि जो मॉडर्न, जो आजकल की बहुएं हैं या फिर जो न्यूली मैरिड जो 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 फीमेल्स हैं, जो इंटरनेट को बहुत ज़्यादा देखती हैं। इंटरनेट हमको सबको पता है कि इट इज़ लाइक अ सी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ओवर देयर, तो हमको सेलेक्ट करना होता है कि राइट क्या है उसमें और रॉन्ग क्या है। कई बार क्या करती हैं फीमेल्स, सोनोग्राफी कराने जाती हैं, सोनोग्राफी के इमेजेस लेके आती हैं, फिर क्या करती हैं, इंटरनेट को सर्च करती है हाउ टू डिटरमिन सेक्स मेल फीमेल, सोनोग्राफी इमेजेस आती हैं, फिर डिस्प्ले में आप देखिएगा, हमने चेक किया था एक बार, हम बहुत पुरानी बात है ये, 3 या 4 साल हो गए। सोनोग्राफी करा के घर पर आना, उस इमेज को कंपेयर करना, गूगल पे इमेज और सेक्स डिटर्मिनेशन का कीवर्ड डालना और उसमें देखना कि मेल क्या है फीमेल क्या है, उसके बाद अपने दिमाग में इसको करना कि मेरे अंदर क्या है। तो बेटर हो कि ये डॉक्टर से पूछा जाए, तो डॉक्टर से पूछ तो सकते नहीं हैं। तो कई लोग भ्रमित हैं बहुत ज़्यादा, बहुत एक लॉबी है पूरी जो अपने आप को एजुकेटेड बताती हैं फीमेल्स, दे आर इन कम्युनिटी, और फीमेल के अंदर ही इंटर जो बातें होती हैं कि हाँ मैंने तो ये किया वैसा तो किया, बट वो लोग मिसगाइडेड हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग कैसे समाज में ज़्यादा जागरूकता फैला सकते हैं, अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं कि इंटरनेट पे देखा गया चीज़ वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। 90% रॉन्ग है, 10% राइट है। 10% राइट को राइट कीवर्ड के साथ सर्च करते हैं इंटरनेट पे, तब जाके राइट चीज़ अवेलेबल मिलती है। अदरवाइज इंटरनेट 1000 से भी लैक्स में आंसर देता है, 1000 के अरे या 100 में तो पेजेस होते हैं। तो सर क्या होता है, जैसे अभी दीपा जी ने भी क्वेश्चन रेज किया है कि अनिल जी मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अपन थोड़ी छोटे छोटे क्वेश्चनों में बात करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा, नहीं सब मिक्स हो जाएंगे। और जो चीज जैसे इंटरनेट पर है ना, ऐसे हम भी यहाँ से डाटा जनरेट कर देंगे और वो अपने हिसाब से उसको जो समझना चाहेंगे वो समझ लेंगे। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को अपन छोटे पीस में ले लेते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी दीपा जी का क्वेश्चन चैट बॉक्स में है। हाँ तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ, फिर आपकी बात पर भी आते हैं, क्योंकि नहीं तो यही होता है कि वो रहती है ना कहावत, एक अपनी वो चौपाई है, जैसी रही भावना जैसी,
तैसी देखी मूरत तैसी, तो वो फिर अपने को उसी हिसाब से देखने लगेंगे, समझने लगेंगे, बोलो डॉक्टर दीक्षित ने तो ऐसे ही बताया था। ठीक है, तो जो उन्होंने बताया, दीपा जी ने जो प्रश्न किया है, देखिए हमारे देश में सब कानून है, दवाइयों के भी कानून है, डॉक्टर्स के लिए भी कानून है, मेडिकल स्टोर्स के लिए भी कानून है, खरीदार के लिए भी कानून है, बेचने वाले के लिए भी कानून है। सारी दिक्कतें जो आती हैं वो सब इम्प्लीमेंटेशन पर आती है। हम दूसरों से उम्मीद करते हैं कि हमसे कोई रिश्वत ना मांगे, लेकिन हम रिश्वत देने जाते हैं, हम अपने आप से उम्मीद नहीं करते कि हम रिश्वत ना दें। ठीक है, तो बात शुरू करते हैं अबॉर्शन की। आपने सोनोग्राफी कराई, और सोनोग्राफी कराने के बाद जो डॉक्टर जिसके लिए जो कैपेबल है, जिसकी जो योग्यता है, वो एक पीजी डॉक्टर होता है, वही सोनोग्राफी को सही ढंग से पढ़ पाता है, समझ पाता है। जैसा भी मैंने अभी बताया कि जब एक्सपर्ट सोनोलॉजिस्ट होता है, वो भी जब फोरकास्ट करता है तो अभी 80 to 85% ही सही होती है, 100% वो भी सही नहीं होती है। तो आप उसको इमेज देखकर अगर आप फोरकास्ट करेंगे तो निश्चित ही आप गलत करेंगे। पहली बात, वो आपका डायग्नोसिस बिल्कुल सही नहीं होगा, और आप अपनी जान खतरे में डालेंगे, और जो घर में पलने वाला उसकी भी जान खतरे में डालेंगे। मेरी एडवाइस है ये काम ना करें, क्योंकि मेडिकल साइंस है ये, ना तो मैथमेटिक्स है कि 2 × 2 = 4, हर बार 2 × 2 = 4 ही आएगा। मेडिकल साइंस में आगे पीछे भी हो जाता है। हम लोग सब कुछ कॉमन है, फिर भी इंडिविजुअल में हमारी वैरायटी है, हमारे क्रोमोसोम्स अलग हैं, तो इसलिए ऐसा ना करें। रही आपने जैसे अबॉर्शन के लिए जो पिल्स आती है मेडिकल अबॉर्शन के लिए, वो भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर के एडवाइस के ना लें। वो महिला के लिए, जान के लिए खतरा भी बन सकते हैं, और इसीलिए एमटीपी एक्ट लागू किया गया है कि अगर महिला को गर्भपात कराना है तो वो उसको एक वैधानिक सेंटर पर जाकर उस सुविधाओं का लाभ ले सकता है। ठीक है, अब बात आती है गर्भ लीगल है या इलीगल है। ये गर्भ तो नहीं जानता है कि वो लीगल है या इलीगल है, गर्भ तो गर्भ है, और कानून भी नहीं मानता है कि लीगल है इलीगल है, ये तो समाज मानता है कि ये लीगल है या इलीगल है। तो जो भी व्यक्ति उस गर्भ को अपने, जिसने गर्भ धारण किया है, उसको फेस करना होगा, फेस करना होगा। सोसाइटी को पॉजिटिव एंगल से फेस करें, क्योंकि चीजें सब खुल जाती हैं कानून में आजकल, सब चीजें धीरे धीरे रिवील्ड हो जाती हैं। ये भी ट्रेस आउट हो जाता है कि किसने कहाँ पर ये भ्रूण को फेंका, किसने किस बच्चे को मारकर फेंका। ये सब जांच में थोड़ा समय लगता है, बाद में सब रिवील हो जाते हैं, फिर केस चलता है। क्योंकि मीडिया हाईलाइट तब तक रहता है जब 2-4 दिन हुए होते हैं, उसके बाद फिर वो मीडिया की हाईलाइट में नहीं आता है। तो कानूनी कार्रवाइयां होती हैं और वो निरंतर चलती हैं। पीसीपीएनडीटी के केस अभी 12-15 साल से चल रहे हैं, कन्विक्शन नहीं होते इतनी जल्दी, लेकिन कोर्ट में केस चलना और आप आरोपी हैं, यही बहुत बड़ी सजा है। मेरे बात भावनाओं को समझिएगा, आप आरोपी हैं, क्योंकि ये तो डिसीजन तो कोर्ट ही करेगा कि आपने किया है कि नहीं किया है। लेकिन जब आप आरोपी हैं और अगर आप 10-12 साल तक कोर्ट में खड़े भी होते हैं तो भी एक सामाजिक सजा है। तो मैंने बता दिया आपको, एक मेडिकल टर्मिनेशन का, अपने आप से दवाइयां ना लें, जब भी अगर अबॉर्शन की आवश्यकता हो एक्सपर्ट से लें, क्योंकि यहाँ पर भी जो प्रावधान दिए गए हैं, पीजी डॉक्टर को अधिकार दिए गए हैं सोनोग्राफी के द्वारा, या एमबीबीएस डॉक्टर है उसको किसी ऑथराइज सेंटर से 6 महीने की ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेना होता है, वही कर सकता है ये। हम नर्स से करा के या कंपाउंडर से करा के या किसी चलती फिरती चाइनीज मशीन से कराकर ये सोच लें कि हमें सही जानकारी मिल रही है, तो ये आत्मघाती हो सकता है। तो मेरा सलाह तो यही है कि आप ऐसा कुछ ना किसी को ना सलाह दें, ना किसी को करने की बात कहें। सबके लिए कानून ने व्यवस्था की है। गर्भ कोई इलीगल नहीं होता है, गर्भ तो गर्भ होता है। ये जो उसको धारण किए हुआ उसकी भावनाएं हैं कि ये इलीगल है और ये लीगल है। जी डॉक्टर, जी बहुत बढ़िया आपने इतना एक्सप्लेन किया। शायद मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन का बहुत बढ़िया आंसर है। अभी कोई अगर आप चाहते हैं आप में से कोई तो जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना तो बताएं, नहीं तो हम लोग अब शायद इस सेशन को समाप्त करने की ओर बढ़ते हैं क्योंकि टाइम हो चुका है। मैं इसमें यहाँ यही कहना चाहता हूँ, मेरा पूरा फोकस ये रहा, आप अपने जिले में भी एक इम्पोर्टेंट रोल
अदा कर सकते हैं अगर आप जिला सलाहकार समिति में पहुंचते हैं। क्योंकि आपने बच्चों के साथ कार्य किया हुआ है, आपको इतना एक्सपीरियंस है, वहां जाएंगे और ये जो कानून की पावर इस एक्ट ने दी है, इसका प्रभाव तब दिखेगा जब इसकी एक्सरसाइज की जाएगी, इसका उपयोग किया जाएगा। और चूंकि मैंने ये सब किया है, अनुभव किया है, इसलिए मैं बड़े विश्वास के साथ आपके सामने ये बात रख पा रहा हूँ। ये बहुत सशक्त कानून है। अगर आप इसका समाज हित में अगर इसका आप क्रियान्वयन कराएंगे तो निश्चित ही हमारे समाज में बच्चों की स्थिति, चाहे वो बालक हो या बालिका हो, दोनों की स्थिति बेहतर होगी। जैसा आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर दीक्षित ने जो अभी आज सब्जेक्ट पर अपना व्याख्यान दिया, डॉक्टर दीक्षित शायद 12 साल से तो मैं जानता हूं कि आप इस सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसीलिए आपकी पकड़ इस सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है। प्रोज एंड कॉन्स आपको सब सारे पता हैं, कहाँ कहाँ गलतियाँ होती है, कहाँ कहाँ अवेयरनेस की ज़्यादा जरूरत होती है। इस पे आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको बताई। सारे पैनल पे ये जितने पार्टिसिपेंट आज जुड़े थे उन्होंने देखा। सारे पार्टिसिपेंट चाइल्ड कंजर्वेशन आपसे अनुरोध करता है कि ये इसका रिकॉर्डेड वर्जन हम अभी 1 या 2 घंटे में पोस्ट कर देंगे यूट्यूब पर। तो हमारे सारे के सारे वेबिनार जो 68 वर्जन आज आया है और इसके पहले के वेबिनार जिस भी सब्जेक्ट में आप चाहें देखना चाहें, ये अवेलेबल हैं। हमारी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर भी आप जाके सारे के सारे सब्जेक्ट को भी सर्च कर सकते हैं, हमारे देख सकते हैं कि किस किस सब्जेक्ट पे कौन सा वेबिनार कब हुआ है, डेट के साथ वो सारे पोस्टर्स अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ हमारा एक टोल फ्री नंबर है 1800-309-0404। उस पर कॉल करके आप हमको बता सकते हैं कि आपके पास भी एक सेंसिटिव सब्जेक्ट है जिस पर एक वेबिनार रखा जा सकता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर ऐसा सब्जेक्ट आपके दिमाग में आता है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और हमें वेबसाइट के थ्रू भी हमें बता सकते हैं कि हाँ वो सब्जेक्ट है जिसको कि समाज में लाना चाहिए, उस पर दृष्टि डालना जरूरी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट ना करें। हम बार बार आपसे अनुरोध करते हैं कि क्वेश्चन जरूर पूछें। वो क्वेश्चन जो आपके मन में रह जाते हैं और प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाते हैं, सब तक पहुंच नहीं पाते, जिसका आंसर नहीं आ पाता है, तो बेटर होगा कि उसको पूछ लिया जाए और उस पर जो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं उनके राय ली जाए। और उसके अलावा भी हम लोग कंसिस्टेंटली अनुरोध करते हैं। डॉक्टर दीक्षित ने शुरू में ही कहा था